स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को अपनी। है रिकॉर्डिंग में हमने कर इसका कंप्लीट है ये पूरा हमारा। तो योटा बाइट तक हमारा क्लियर है ना ये। इसको आगे बढ़े फिर हम। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे अपना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट इसका हमारे सारे जो हमारे मेमोरी यूनिट्स हमें समझ में आ गई हैं। हमने इसमें स्टार्ट करी थी बिट से। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है हमारी, फिर उसके बाद 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, फिर 8 बिट्स हमारी बन जाती हैं बाइट कहते हैं, 1 बाइट कहते हैं उसको। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो 1024 बाइट्स जो होती है हमारी किलोबाइट, फिर आगे प्रोग्रेसिव में मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। फिर उसके आगे जो अगर मेमोरी यूनिट्स और भी आगे हमें 2 और लर्न करनी है, दैट इज ब्रोंटोबाइट एंड जीओपी बाइट। तो ये हमें और लर्न करनी है। तो इसमें अगर हम बाइनरी में अगर इसको देखेंगे तो 2 की पावर पे अगर देखेंगे तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी कंसेप्ट को हमें क्लियर रखना है। तो यहाँ पे किलोबाइट हो जाती है हमारी 2 टू द पावर 10, और इसका भी प्रोग्रेशन इसी तरीके से 10 फिर 20 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और जो हमारी लास्ट वाली है जीओपी बाइट उसका है 2 टू द पावर 100। तो ये दोनों चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमें लर्न करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा अस्काई कोड। हमारा जो हम अस्काई कोड सुनते हैं दैट इज व्हाट कि उसका फुल फॉर्म है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो वो क्या है उसको थोड़ा सा जानते हैं। इट इज़ अ करेक्टर इनकोडिंग, मतलब जहाँ पे क्या होता है जो भी करेक्टर हम टाइप करते हैं, जो भी हम कंप्यूटर में फीड करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो हर करेक्टर का एक स्पेशल कोड होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक मेमोरी की वो प्लेस उसको असाइन करी जाती है। तो उसके जो कोडिंग सिस्टम है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड का हमें फॉलो कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से उसकी जो एक वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं क्या चीज़ होती है ये। तो ईच कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्म, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ए का जो है कोड है स्काई कोड 65 है। तो ये कुछ कॉमन स्काई कोड है जिसको हमें देखना है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ लेना है। अब इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, जहाँ पे भी आप फुल फॉर्म मेंटेन कर रहे हैं अपने नोट्स में तो वहाँ पे स्काई की फुल फॉर्म लिख लेंगे। अब इसमें क्या है, इट यूजेस 7 बिट्स, टोटल 128 कैरेक्टर्स, 0 से लेकर 127। इसमें अल्फ़ाबेट्स जो आ जाते हैं हमारे, जो हमारा बिग वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे बिग ए जो है हमारा कैपिटल ए है, और स्मॉल वाला जो है उसके लिए अलग है हमारा कोड। और इसी तरह से नंबर्स भी आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स, सबके लिए एक कोड है। तो ये जो कोड हमारा फॉलो होता है ये अस्काई कोड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हम देख रहे हैं इसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट्स की जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है इसके साथ हम इनकी वैल्यू को देख लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू 65 है तो हम देख लेंगे बी की वैल्यू फिर क्या होगी, और जेड की वैल्यू हमें पता है 90 है। इस तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन के लिए है कि अस्काई कोड हमारा क्या होता है। कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए भी हमारा एक कोड होता है इसमें। अब इसके क्या लाभ हैं, तो लाभ हम देखें तो इसके ये बहुत ही कॉमन जो है यूज होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, सपोर्टेड बाय ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम के द्वारा इसको सपोर्ट कर लिया जाता है, इसको अपना लिया जाता है। मगर इसकी अब क्या कमी है, इसमें सब सिर्फ इंग्लिश करेक्टर्स ही इंक्लूड होते हैं, सारी जो और लैंग्वेज है उसको ये इंक्लूड नहीं करता। और ये लिमिटेड है 128 कैरेक्टर्स तक ही। तो इसके करेक्टर जो वो है संख्या वो लिमिटेड है, और ये इंग्लिश को ही यूज़ करता है, बाकी भाषाओं के लिए ये कोडिंग सिस्टम नहीं इसको फॉलो करता। तो इसको देखते हुए एक नया कोडिंग सिस्टम आया फिर यूनिकोड। अब यूनिकोड क्या है, यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड।
अब ये क्या करता है, यूनिक कोड देता है हर कैरेक्टर को फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेज के जो है उनके अल्फ़ाबेट्स को, उनके अक्षरों को एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पढ़ लेंगे। ये इस तरीके से ये असाइन करता है वैल्यूज़ को। फिर अब हम देखेंगे EBCDIC जो हमारा है वो पहले यूज़ होता था, आजकल यूज़ नहीं हो रहा, उसकी भी फुल फॉर्म हम लिख लेंगे अपने नोट्स में। तो ये क्या करता है, अब यूनिकोड का एक स्पेशल फीचर है कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा इसलिए आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है यूनिकोड, क्योंकि कई सारी लैंग्वेजेस को यूनिकोड सपोर्ट कर लेता है। तो इसमें इट कैन रिप्रेजेंट ओवर 1 मिलियन करेक्टर्स। इसमें जो करेक्टर की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है, वहाँ पे सिर्फ 128 करेक्टर या 256 थे, यहाँ पे करेक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब एक कंपैरिजन टेबल हमने देखी है, EBCDIC का भी फुल फॉर्म देख लेंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये पहले यूज़ होता था, आजकल ये यूज़ नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा इसको फीचर्स में, बिट्स कितनी है इसकी, इसको थोड़ा सा बस ध्यान से दे, बस ब्रॉडली थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि हमें अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हम निकाल सकें उस क्वेश्चन को। अब इसके एडवांटेज क्या है कि ये ग्लोबली यूज़ हो सकता है, सभी लैंग्वेजेस को वो करता है, कंपैटिबल है सबके लिए, और ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को इसमें शामिल कर है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं। यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है, ये हर भाषा के हर अक्षर को एक यूनिक कोड देता है। उदाहरण के तौर पर ए और जो इंडियन रुपी है उसको भी एक यूनिक कोड मिला हुआ है। इसकी मुख्य विशेषता है सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है और ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, आज जो हम एक कंसेप्ट करने वाले हैं दैट इज नंबर सिस्टम, उसको थोड़ा सा आज स्टार्ट कर लेंगे और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो जो नंबर सिस्टम है हमारे, तो आज हम कर रहे हैं अपना बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को देखेंगे कि वो क्या होते हैं और उनकी किस तरीके से हमें करना है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो उसको समझते हैं क्या है। चलिए, तो बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि हमने पढ़ा भी था, एक कई जगह हमने बाइनरी वर्ड पढ़ा है, तो बाइनरी का मतलब है दो, और इसमें नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट यूज हो रही हैं, 0 और 1, तो इसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर दूसरा नंबर सिस्टम जो आज हम देखेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या करता है, 10 डिजिट्स का यूज करता है, और ये 10 डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं उनको भी हम अभी देखते हैं। तो एक तो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें डिजिट जो यूज होती हैं 0 और 1 है। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये कॉमन नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम यूज करते हैं अपने मैथमेटिकल उसमें, तो ये डेसिमल नंबर, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही कहा जाता है। इसमें डिजिट्स यूज होती है 0 से लेकर 9 तक, तो ये 10 डिजिट्स के द्वारा बना होता है, इसमें 10 डिजिट्स का यूज होता है, इस वजह से इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें थोड़ा सा हमें कन्वर्जन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो यदि हमें कोई डेसिमल नंबर दिया जाता है, सपोज 65 दिया हुआ है, बेस इसका है 10, डेसिमल नंबर सिस्टम है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 65 हमारा डेसिमल में है, अब इसको बेस 2 बनाना है, बेस 2 कौन सा है हमारा, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसके लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया पहली बार, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर बच गया 1, उसको हम अलग लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आता है हमारा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर हो जाता है 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 8 ज़ा 16, और रिमाइंडर हो गया यहाँ पे फिर से 0। अब रिमाइंडर हम साइड में लिखते जाएंगे, इसमें आगे फिर डिवाइड करेंगे। अब 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4,
और फिर रिमाइंडर 0, फिर एक बार ये फिर से डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, और तब हो जाएगा रिमाइंडर इसका 0। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा नंबर, जब हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया 65 से को डिवाइड किया तो 2 से, तो 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4 के बाद रिमाइंडर आ गया 1। इसी तरीके से हम इसको डिवाइड तब तक करते रहे जब ये बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता था। तो जब हमारे पास 1 आ गया तो 1 तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तब तक उस स्टेज तक हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जब इसका नंबर लिखेंगे बाइनरी में तो हम नीचे से ऊपर को जाएंगे, तो हमारा इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। तो कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, और फिर हमारा आ गया एक 1, और ये इसका बेस हो गया 2, क्योंकि हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने लिया, एक एग्जांपल, कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे किस तरीके से जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं और समझ लेते हैं, ये आप लोग आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा बस देखेंगे तो आगे देखते हैं स्पेस में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इस स्पेस पे तो हम एक और नंबर ले लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का। जैसे हम ले लेते हैं 128, सपोज ले लिया मैंने, और ये हमारा बेस 10 में है क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब इसको हमें फिर से कन्वर्ट करना है, यदि बेस 2 में, इसका इक्विवेलेंट बेस 2 में क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड नहीं होएगा फर्दर। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0 हमारा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर इसको डिवाइड करते जाएंगे, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और रिमाइंडर हो गया 0। तो तब तक डिवाइड किया जब 1 आ गया, तो 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता आगे हमारा। अब रिजल्ट लिखने के लिए इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे। तो कैसे रिजल्ट लिखेंगे, पहले हमारा 1 आ जाएगा, उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो बेस लगा देंगे 2। तो ये हमारा नंबर हो गया डेसिमल से जो हमने कन्वर्ट किया है अब बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही नंबर आए, 1 आया और 0 आया। तो यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, आपको चॉइस दे दी जाए कोई क्वेश्चन की कि इसलिए डेसिमल नंबर है और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए आपको चॉइसेस दी होंगी, तो आप फटाफट से निकाल के उसको कर सकते हैं और ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका क्लियर है। तो अब हम इसका वाइस वर्सा भी देखेंगे कि अब जब ये बाइनरी में हो गया तो बाइनरी से फिर से डेसिमल में कैसे जाएंगे, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यदि हमारे पास एक नंबर है बाइनरी का, सपोज 1 1 0 0 1 1, ये हमारा बेस 2 में है और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है बेस 10 में। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर को लिख लेंगे थोड़ा दूर दूर पे। अब हमें बेस 2 पे हैं हम, तो क्या करेंगे, इसमें वहां पे डिवीजन किया था, डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए डिवीजन है, अब बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से है तो वो देखेंगे। यहाँ पे पहले 2 2, सब जगह 2 लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पे इसके ऊपर पावर्स लगाएंगे, तो पावर्स लगाएंगे हम वहां से, इधर से यहाँ वाली जगह से पावर लगानी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर आ जाएगी 0, फिर 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ पे बीच में है साइन मल्टीप्लिकेशन का। अब जब कोई भी नंबर किसी की अगर पावर 0 होती है तो वो उसका मतलब होता है 1। सपोज मैं देती हूँ नंबर 9 की पावर है 0 तो भी हमारा 1 आएगा, और 2 की पावर है 0 तो भी हमारा 1 आएगा। तो एनी नंबर विद द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा हमारा 1।
2 की पावर 0 है, ये 1 हो गया, और मल्टीप्लाई किया इसको हमने 1 वाले नंबर से जो ऊपर लिखा हुआ है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1। अब 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब 2 की पावर 1 है तो कितना बन जाएगा ये, 2। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ गया हमारे पास, 2 ही आ गया। 2 टू द पावर 2, अब ये कितना हो गया हमारा, 4। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 0 से। तो किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, 0। ठीक है। अब 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा ये, 8। और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें इसको, 0 से। फिर 2 टू दी पावर 4 है, तो 2 टू दी पावर 4 का मतलब कितना हो गया हमारा, आप लोग हैं यहाँ पे क्लास में, और 2 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा हमारा, 32। ठीक है। अब इसको प्लस कर लेंगे हम, तो प्लस करेंगे हम इनको, तो हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो प्लस करके देखते हैं कितना आता है हमारा, 32 प्लस 16। बीच में तो 0 0 है ये, इनका तो 0 हो गया, और 2 प्लस 1 हो गया 3। 3 यहाँ पे लिख लेंगे और प्लस कर लेंगे, तो कितना हो गया हमारा, 11 51। तो ये हमारा हो जाएगा 51 टू द बेस 10। तो यदि हमें चेक भी करना हो तो हम इसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमें बाइनरी से जब डेसिमल में जाना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डेसिमल से यदि हमें बाइनरी में जाना है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्लियर है आपको। क्वेश्चन करेंगे एक, है आप यहाँ पे, क्वेश्चन करेंगे एक। चलिए, अब आप बताएंगे, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे। पहले तो डेसिमल को कन्वर्ट करिए, और एक नंबर है 625, ये है आपका डेसिमल नंबर में, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करके देखिए एक बार। तो देख लीजिए एक बार, अगर हो जाता है, नहीं तो फिर से इसको देख लेते हैं। सीमा जी आप हैं क्लास में, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया ये सब चीज़ ये। तो इसको जल्दी से कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 625 को डिवाइड किससे करेंगे हम, 2 से। हम्म, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए करिए, 625 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से हम। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितना आएगा यहाँ पे, 312 को डिवाइड करिए, ठीक है, कर रही है ठीक हम लोग। टू नाइन ज़ा 18, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 0 हो गया। फिर 2 से 2 9 ज़ा 18, फिर हो गया 1, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 2। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, मेरा भी यही आ रहा है। 1 0 0 1 1 1 0 0 0
1, यही आ रहा है आपका भी, टू द बेस 2। यही आ रहा है ना आपका भी। चलिए अब इसको कन्वर्ट, ये तो हमने कर लिया, अब डेसिमल से बाइनरी में। अब एक क्वेश्चन बाइनरी का भी कर लेते हैं और फिर इसको यहीं क्लोज कर लेते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट यहीं पे ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्टल डेसिमल सिस्टम भी है और एक्सा डेसिमल सिस्टम भी है, तो वो क्या चीज़ है उसको भी एक बार देख लेंगे। तो अब एक नंबर ले लेते हैं 1 1 1 0 0 0 1। अब ये बेस 2 है, इसको बेस 10 में ले जाइए। ठीक है, बेस 2 से बेस 10 में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 की पावर्स लिखते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो फिर हमारा बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से उसको भी कर लेते हैं और फिर इसको कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा। फिर दो सिस्टम्स और हैं जो मेंशन है हमारे सिलेबस में। सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में तो इतना कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, बट क्वेश्चंस में देखा है तो वो आया है ऑक्टल डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा, हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 0 0 0 1 1 1, यहाँ पे 2 टू दी पावर हो गई 0, 2 की पावर 1 2 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे। ये तो हो जाएगा 1, ये 0 है 0 है 0 है। अब 2 की पावर 4 होगी 16, ये हो गया 32, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 64। हाँ, एक मिनट प्लस कर लेती हूँ, प्लस एक मिनट 6, हाँ 10 11 113 करेक्ट है आपका आंसर, टू द बेस 10। ठीक है, ये हमारे दो नंबर सिस्टम हमने कर लिए कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे नंबर सिस्टम, दो बाइनरी नंबर सिस्टम और हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसी तरीके से हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, दो की बेस 8 है। फिर हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि बेस नंबर उसका है 16। तो बेस नंबर 8 में तो हमारे पास 8 डिजिट्स यूज होंगी, और जो बेस 16 है उसमें हमारे पास 16 डिजिट यूज होंगी। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके हो जाते हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारी 8 डिजिट्स हो जाती हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, और हमारी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं। तो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो एक बार देख लेते हैं उसको। वहाँ पे हमारे पास 16 डिजिट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 10 की जगह पर वहाँ पे आ जाता है ABCDE 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारी 16 डिजिट्स हो गई यहाँ पे हेक्साडेसिमल में। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब इसके भी कन्वर्जन्स होते हैं, तो ये भी सिमिलर हैं, इसी की तरीके से कन्वर्जन्स होंगे, बाइनरी जो डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी जिस तरह से किया है। बस प्रॉब्लम हमारे तब आती है जब हमारे पास एक कोई पॉइंट वाला नंबर होता है, तो उसका थोड़ा सा कन्वर्जन डिफरेंट होता है। तो वो हम लोग उसको अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरव्यू हमने देख लिया ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा क्या है कि उसमें बेस 8 है, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी, वहाँ पे 8 के साथ हम लोग करेंगे। और हेक्साडेसिमल में जब हम वर्क करेंगे तो वहाँ पे बेस नंबर है 16, और उसके साथ हम सिमिलर ऑपरेशंस करेंगे जब हमें कन्वर्जन करना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम को हमने क्लियर किया। आगे हम एक नए कंसेप्ट को देखने वाले हैं आज, वो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ भी करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। उसी के माध्यम से हमारे सारे वर्क हो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अपना पेन ड्राइव लेके सारी चीज़ें सेव करके कहीं लेके जाते हैं पेन ड्राइव को, ऐसा तो नहीं करते। हम क्या करते हैं, कहीं से भी अपनी ड्राइव को खोल लेते हैं, गूगल ड्राइव को खोल लेते हैं, अपने जीमेल को खोल लेते हैं। तो हमें बस पासवर्ड अपना डालते हैं और हमारी खुल जाती है। तो उससे ये सब क्या चीज़ है, हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ये सब संभव हो पा रहा है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं टेक्निकल वर्ड में इसका क्या है कंसेप्ट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है आपका, मीन्स यूजिंग कंप्यूटर सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर पर्सनल कंप्यूटर। तो ये जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर के अलावा कहीं पे भी आप जिनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा हो रही है, हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हो रही हैं। तो डेटा एंड सर्विसेज आर स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे एक क्लाउड है जिसके माध्यम से वहाँ पे वो सेव हो रही है उस जगह पे, आपके लोकल कंप्यूटर पे सेव नहीं हो रही है, आपकी लोकल स्टोरेज डिवाइसेस पे वो नहीं सेव हो रही हैं। तो ये किस तरीके से है, इसका कंसेप्ट को समझते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए क्या क्या है, हम जो जनरल यूज़ करते हैं, हमने अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो वो क्या है, गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा सेव कर लेते हैं मैटर। जीमेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये कुछ ऐसे हैं हमारे जहाँ पे हम सेव कर सकते हैं और ये हमारे हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनकी की फीचर्स क्या है, ज़रूरत के साथ इनका उपयोग कर सकते हैं आप। हिंदी में अगर पढ़ें तो इंटरनेट पर बेस्ड हैं ये सारे। फिर इनका ये क्या करते हैं, आपके संसाधनों को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, क्या इसका क्या, इंक्रीज और डिक्रीज द रिसोर्सेज। फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको यूसेज का ही पे करना पड़ता है, आपको अलग से स्टोरेज डिवाइसेस को खरीद कर उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है और इसको आप कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल आप डिजी लॉकर में अपने सर्टिफिकेट्स रख लेते हैं, सारे अपने जो जितनी भी हैं डॉक्यूमेंट्स ऐसे उनको रख लेते हैं और उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत है। तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप उसको अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस साथ लेके घूमें और फिर उसको एक्सेस कर पाएँ। तो वो आप एक, ये भी एक एग्जांपल हो गया आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि आप उसको कहीं पे ऐसे जगह पे सेव कर पा रहे हैं कि आपको उसके लिए अपनी कोई प्राइवेट सेकेंडरी डिवाइस लेके नहीं चलना पड़ रहा है और आपको उसको वो इजीली एक्सेसिबल है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल हो। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है हमारा, उसको समझते हैं। तो ये पब्लिक है, प्राइवेट है और हाइब्रिड है। अब इसमें देखते हैं कुछ सर्विस मॉडल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे ध्यान से। तो IaaS है, तो ये क्या है, इसमें प्रोवाइड करता है ये सर्वर्स और स्टोरेज को। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखे थे। फिर PaaS है आपका, प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थर्ड वाला है SaaS, सास जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये क्या है, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाता है आपको इंटरनेट पे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी अभी हम देखते हैं। जो थर्ड वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब इसके पहले तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या इसके एग्जांपल है। कि नो नीड फॉर एनी फिजिकल स्टोरेज, आपको फिजिकली कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं खरीद के और लेके कैरी करके नहीं चलना पड़ता है। तो आपको कितना सुविधा हो गई, आपको कोई एक्स्ट्रा, जैसे पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, कुछ भी अपना सेव करते थे तो पेन ड्राइव साथ में रखते थे और जब पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाते थे, कहीं पे लेकर लेकर भी जाना है किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो वहाँ पे आप उसको पेन ड्राइव को लगाते थे, फिर आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको खुलते थे। अब क्या करते हैं, आप गूगल ड्राइव से या जीमेल पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको ओपन कर सकते हैं, आप डिजी लॉकर की यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इजी हो गया आपके लिए, बैकअप और रिकवरी आपके लिए आसान हो गई, कहीं से भी आप वर्क कर सकते हैं, ये सब आपकी सुविधाएं इसमें आती हैं। अब डिसएडवांटेज भी है इसके, कुछ क्या है डिसएडवांटेज, इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। और इंटरनेट की सुविधा तो देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंटरनेट की सुविधा होनी ही चाहिए यहाँ पे।
फिर डेटा प्राइवेसी के मतलब कुछ सिक्योरिटी या प्राइवेसी के कंसर्न हो सकते हैं। अब इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग हिंदी में अगर इसके देखें तो इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं की ऑन डिमांड डिलीवरी है। तो कुछ ऐसी सेवाएं जो इंटरनेट के माध्यम से आपको इजीली मिल रही हैं। तो इसमें जो थर्ड वाला हमने पढ़ा था SAAS, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा समझते हैं अलग से कि वो क्या है। It is a cloud computing model where software is provided over the internet and you use it through your browser। आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप ब्राउज़र की मदद से यूज़ कर सकते हैं जब आपको उसकी आवश्यकता होती है। आपको उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो इंटरनेट के माध्यम से ये उपलब्ध हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? गूगल डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्स करके जो होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप लिख सकते हैं उसमें। फिर जीमेल सर्विस है, जूम है आपका। तो ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कि ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के द्वारा। इसके की फीचर्स पे जाते हैं तो थोड़ा सा उसको और समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको ब्राउज़र पे रन कर लेना होता है इसको। जैसे जूम वगैरह है, आप इसको ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। आपको उसको सॉफ्टवेयर पूरा डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप उसकी बस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो एसेसिबल हो जाता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, मतलब इसमें आपको कुछ ऐसा एनुअल फीस वगैरह देनी पड़ सकती है। मैनी यूज़र्स वर्क कर सकते हैं। अब इसमें कैसे वर्क करता है कि सॉफ्टवेयर इज होस्टेड ऑन द क्लाउड सर्वर। क्लाउड एक सर्वर है की तरह है, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर लोड है वहाँ पे, और हर एक को वो लोड करना नहीं पड़ता। ये इंटरनेट या ब्राउज़र के माध्यम से एसेसिबल है। इट प्रोवाइड्स, क्या करता है ये प्रोवाइड, इसको देखते हैं। प्रोवाइडर मैनेजर क्या है इसमें, सर्वर सिक्योरिटी और अपडेट्स। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं कि इजी टू यूज़ है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है आपको इसके पास। तो आपके पास बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाती है, आपके पास बहुत सारा हेडेक लेने की ज़रूरत पड़ती है कि आपको पूरा पूरा इंस्टॉल करवानी है। हर चीज़ अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करवाने में लग गए तो आपको स्टोरेज भी बहुत सारी चाहिए होगी, तो वो सब की आपको झंझट नहीं करना पड़ता। पर इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इंटरनेट की डिपेंडेंसी हो गई। तो इंटरनेट की अगर डिपेंडेंसी को देखे जाए तो आजकल पूरी तरीके से हम इंटरनेट पे डिपेंडेंट ही हो गए हैं। हर समय अवेलेबल चाहिए हमको इंटरनेट, तो इंटरनेट पे क्योंकि सब चीज़ें हो रही हैं तो इसलिए हमें वो ऐसा डिसएडवांटेज उसका नहीं लगता। फिर डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं और लिमिटेड कस्टमाइजेशन हो सकता है। आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पहले से ही जो बना हुआ है सर्वर पे लोड है, वो उसी तरीके से आपको यूज़ करना होगा। आप उसको अपने तरीके से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशंस हुई। तो आज हमने अपना कुछ कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया, नंबर सिस्टम को और कुछ ये कॉन्सेप्ट्स को। क्लास को यहीं विराम देते हैं और इनका रिवीजन करेंगे। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक बार ओंकार करें।